सबसे पहले हमारा पॉइंट है किसके अंदर है हमारा रेलिवेंस ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग या नर्सिंग प्रोफेशन। फर्स्ट वन हमारा हेल्प टू अंडरस्टैंड हर ओन सेल्फ, मतलब एक नर्स है वो पहले खुद को समझना उसको जरूरी है, क्योंकि एक नर्स होती है वो हमारे आसपास पर्सन से कांटेक्ट में होती है, पेशेंट हो गए, उनके रिलेटिव हो गए, हमारा हेड टीम हो गया, और सोशली वर्कर के रूप में भी काम करती है लोगों को। उसको पहले खुद को समझना चाहिए। खुद को यदि हम समझ जाएंगे हमारी पर्सनालिटी क्या है, क्या मेरी वीकनेस है, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, मैं कौन हूँ, ठीक है, आपकी आइट साइड की जो सराउंडिंग है उससे वो अवेयर रहेंगे, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, लोगों के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा होगा। तो हम पहले नर्सिंग का क्वालिटी पढ़ा है आप लोग ने, क्या क्या क्वालिटीज होता है नर्स का, क्वालिटी ऑफ नर्स, हाँ यस, और ठीक है। तो ये नर्सिंग की हमारी क्वालिटीज होती है कुछ, जैसे कि हमारा हो गई कोऑपरेटिव हो गया, हमारा क्वालिटी हो गया, ठीक है, पोलाइटनेस हो गया, हम्बल हो गया, रिस्पॉन्सिबल हो गया, रिसोर्सफुल हो गया, सिंपैथी हो गया, एम्पैथी हो गया, ये सब हमारे नर्स के फुल फॉर्म और नर्स की हमारी क्वालिटी के अंदर आती है यूजफुलनेस। तो यदि हम खुद हमारे जो आसपास के सोशल वर्कर हमारी सोसाइटी में भी उनको वर्क करना होता है, जैसे हमारा सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, तो हम एक सोसाइटी में सोशल लेवल पर भी हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तालुका लेवल पर वर्क करते हैं, जिधर हमको यदि आप ब्लॉक में CHO में करते तो आपके अंडर में कितने 12-12 गांव होते हैं जिसको आपको कोऑर्डिनेट करना होता है वहाँ पर। जैसे कि पोलियो का प्रोग्राम चल रहा है, पोलियो का हो गया, कोल्ड चेन का हो गया, और भी अदर कुछ भी हमको जैसे अभी हमारा पेंडेमिक आया था, कोविड हो गया, कुछ फ्लड्स वगैरह आती है, वहाँ पर मेडिसिन वगैरह सप्लाई करना, ये सारी चीज़ें हमारा होता है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो हमको पता होना चाहिए कि हमारा प्रॉपर फंक्शन क्या है, किस तरीके से हम इफेक्टिव ऑफ केयर दे सकते हैं। तो पहले अपने आप को समझना है कि मेरी पर्सनैलिटी क्या है, मैं क्या हूँ, है ना। तो आप अपने आप को पहले समझना है, फिर आपको पेशेंट्स को, रिलेटिव को, और आपकी कम्युनिटी के लोगों को उनके बारे में समझना है। बैठ जाओ सभी। तो आप पहले खुद को समझना है कि मैं किस टाइप की हूँ, मेरी पर्सनैलिटी क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरी पोटेंशियल्स क्या है, ठीक है। अब हर व्यक्ति का अपना अपना पोटेंशियल, अपनी अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस हो सकती है, पर साइकोलॉजी हमारे ये कहते हैं पहले हमको खुद को समझना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो हमारी मछली होती है, वो मछली हमारी जल की रानी है, मछली जंगल की रानी नहीं हो सकती है। शेर है तो शेर हमारा जंगल का क्या है, किंग है, तो शेर के लिए जल क्या है, पानी क्या है, व्यर्थ है, उसका कोई वैल्यू नहीं है उसके लिए। जो मछली है उसके लिए जंगल का कोई वैल्यू नहीं है। तो पहले हमको पता होना चाहिए कि भाई मैं मछली हूँ या मैं शेर हूँ, है ना। एक कहानी का सारांश है, हमको हमारा पोटेंशियल पता होना चाहिए, क्योंकि आपका यदि आपको पता होगा कि यार मेरा ये चीज़ पोटेंशियल है, मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, तो आप उसको और इम्प्रूव करोगे और उसमें अच्छी तरीके से परफॉर्म करोगे। पर आपको अपनी वीकनेस भी पता होगी तो आप उसको भी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करोगे, उस पर वर्क करके। तो पहले आपको अपने आप को समझना है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा साइकोलॉजी हेल्प टू नर्स टू अंडरस्टैंड अदर लोगों को भी आपको अंडरस्टैंड करना है, उनके खुद की उनकी जगह पर खुद को रख करके हमको उनके साथ देखना है। भाई कई बार क्या होता है, हम नॉर्मल वर्क कर रहे होते हैं तो हमारा बिहेवियर अच्छा होगा, तो हम रिलेटिव को, पेशेंट को भी अच्छी तरीके से समझा पाएंगे। अब हमारी बिहेवियर पता लगे चिड़चिड़ा है, क्रोध जल्दी से गुस्सा हो जा रहे हैं और वायलेंट हो जा रहे हैं, तो हम उनको क्या एजुकेशन दे पाएंगे। अब होता है कई बार पेशेंट के रिलेटिव देखो, एक तो वो पहले से डिसीज है तो वो वैसे बेचारे परेशान रहते हैं, दूसरी चीज़ उनका पैसा बहुत खर्च हो रहा होता है, उनका मरीज घर से बाहर है, इतना परेशान रहते हैं पूरे रिलेटिव, और वो हमसे बात कर रहे हैं, कई बार कुछ हो जाते हैं कि अब तरीके से प्रॉपर तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, कुछ हो गया, हमको उनकी जगह पर रखकर समझना चाहिए कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हमारा होना चाहिए। तो ये हमारी एक नर्स की क्वालिटी होती है, क्योंकि यूआर नर्स तो हम क्या कहते हैं, पेशेंट को लाइफ सेव करने का काम कर रहे हैं, ना कि पेशेंट को मारने का। तो हमारा एक डिसीजन, गलत डिसीजन की वजह से पेशेंट डेड हो सकता है, और एक सही डिसीजन की वजह से हम उसको अच्छी क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट साइकोलॉजी हेल्प ए नर्स टू अंडरस्टैंड हर ओन सेल्फ विद द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी ए नर्स कैन अंडरस्टैंड अबाउट हर वीकनेस एंड शी कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम एंड शी कैन अंडरस्टैंड हर पर्सनैलिटी। इस पॉइंट में कोई बताया उसकी वीकनेस, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी पर्सनैलिटी को समझना, तो समझने के बाद कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको सॉल्व करना, या जो प्रॉब्लम एराइज हो रही है रिलेटेड टू पेशेंट, रिलेटेड टू वर्क, उसको सॉल्व करने में हेल्प करना, मदद करना, ठीक है।
उसके नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा साइकोलॉजी हेल्प इन अस टू अंडरस्टैंड अदर्स, शी हैज़ टू वर्क लाइक विद द डॉक्टर्स, नर्स, पेशेंट एंड देयर रिलेटिव। नर्स क्या होती है, एक पूरा बैकबोन होती है, नर्स पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही होती है, तो उसके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका खुद पर्टिकुलर वर्क होता है, उसके रोल्स होते हैं। तो नर्स को सबको समझ करके, डॉक्टर को, पूरी टीम को कोऑर्डिनेट करके, पेशेंट को और उनके रिलेटिव को वर्क करना होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस पीपल आर नॉट सेम, different from other. With the knowledge of psychology, she can understand them better and she can work as nurse effectively with the patient in hospital. यदि आप पेशेंट को प्रॉपर तरीके से समझ जाओगे तो उनको किस चीज़ की नीड है, आप उसके हिसाब से आप उसको ट्रीटमेंट दे दोगे, स्पेशली साइकेट्रिक फील्ड में। तो आपको पेशेंट के बारे में पता चलेगा, उसकी आप अंडरस्टैंडिंग करोगे, आप उसके अकॉर्डिंग उसको थेरेपी हो गया, काउंसलिंग हो गया या मेडिसिन जो चल रही है आप उसको इफेक्टिव तरीके से दे पाओगे। पर यदि आप प्रॉपर तरीके से नहीं समझोगे और कुछ गलत मेडिसिन दे दोगे तो वो प्रॉब्लम अरेंज हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस पीपल आर नॉट द सेम। साइकोलॉजी हेल्प इन अस टू इम्प्रूव द सिचुएशन बाय हेल्पिंग अदर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। खुद को तो प्रॉब्लम है तो उसको हमको सॉल्व करना है, साथ ही साथ यदि किसी का जैसे पेशेंट का रिलेटिव है तो हमको कोई प्रोसीजर करना है, उसके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि यार बाद में ये प्रोसीजर से क्या होगा, मेरा पैसा खर्च हो गया, यदि ये ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा, तो उनको भी साइकोलॉजिकली आपको सपोर्ट देना है कि हम ये प्रोसीजर करने वाले हैं, आपको उसको क्लियरली बता देना है, कुछ भी उनसे छुपाना नहीं है कि भाई इसमें इतना इतना आपको पैसे लगने वाला है और चांस 80% है, 90% है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये बाद में ये कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, तो आपको पहले फर्दर एक्सप्लेन कर देना है। और कंसेंट आता है तो आपको कंसेंट तो लेना ही कोई प्रोसीजर के लिए, तो उनको भी वो चीज़ें क्लियर है, उनको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे तो वो भी मोटिवेट हों। मैंने बताया कि पेशेंट को पहले से टेंशन, परेशानी, चिंतित रहते हैं, तो कोई भी ऑपरेशन होना है, कुछ भी होना है, हम यदि उनको अच्छे तरीके से समझा देंगे, अच्छे से उनसे बात करेंगे तो उस चीज़ के लिए कॉपरेट वो भी करेंगे, और वो यदि कॉपरेट करेंगे तो उनकी बॉडी भी पॉजिटिव रिजल्ट देगी, तो वो जल्दी रिकवर हो जाएगा, जल्दी हील हो जाएगा। पर यदि उनकी बॉडी नेगेटिव इफेक्ट देगी, उनका थिंकिंग पैटर्न नेगेटिव होगा, तो वो हील करने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, ये बॉडी माइंड रिलेशनशिप के अंदर आता है कि आप थॉट से भी, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि थॉट से आपका बॉडी का इफेक्ट पड़ता है, और जो फिजिकल है उसका हमारे माइंड पर भी इफेक्ट पड़ता है, थॉट का बॉडी पर और बॉडी का हमारे माइंड पर भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है हमारा नेक्स्ट, गुड अंडरस्टैंड ऑफ द पेशेंट बाय द नर्स कैन सोशल सपोर्ट फॉर द पेशेंट हु आर एडमिटेड टू हॉस्पिटल। जो पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में एडमिटेड हुए हैं उनको भी सोशल सपोर्ट करना, उनको अंडरस्टैंडिंग करना। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, विद द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी शी विल बिकम ए गुड हेल्थ टीचर टू एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ इलनेस एंड डिसीज एंड सजेस्ट ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट एंड द रिलेटिव। ठीक है, यदि आपको पहले से पता होगा भाई इसका कॉजेस क्या है, क्या इसका रिस्क फैक्टर है डिसीज़ का, क्या इसके सिम्टम हो, कैसे हम इसको क्यूर कर सकते हैं, कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। देखो दो कंडीशन आती है, एक तो प्रिवेंशन बेटर देन क्यूर। तो प्रिवेंट, आप पहले उस चीज़ को प्रिवेंट कर लो डिसीज होने से पहले। ठीक है, ये आ जाता है हमारा प्रिवेंशन में। और प्रिवेंशन के बाद फिर जैसे डिसीज ऑप्टिन हो गई, डिसीज को तो हम उसको क्यूर करना पड़ता है, उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है। तो पहले यदि आपको पता होगा कि ये डिसीज, ये रिस्क फैक्टर है, ये हम यदि करेंगे तो ये हमको डिसीज हो सकती है, तो आप वो चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन कर सकते हो और वही एजुकेशन आप पेशेंट को दे सकते हो, उनके रिलेटिव को दे सकते हो। यदि पेशेंट आपका कॉन्शियस नहीं है, पेशेंट उतना एबल नहीं है, तो आप उनके रिलेटिव को बता सकते हैं कि आपको कितने टाइम ये मेडिसिन लेना है, आपको ये डाइट में आपको ये चीज़ खाना है, प्रोटीन रिच डाइट लेना है, फाइबर रिच ज़्यादा डाइट लेना है ना, ताकि वो जल्दी से हील हो सकें। पर आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को, उसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या नहीं है, इसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन होना भी जरूरी है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा साइकोलॉजी हेल्प नर्स टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी एंड माइंड। बॉडी एंड माइंड के बीच जो रिलेशनशिप है वो भी आपको अंडरस्टैंडिंग करना है। ठीक है, एक एक्टिविटी करते हैं हम लोग, सब लोग पार्टिसिपेट करो ईमानदारी के साथ। अपना हाथ लेना है दोनों ऐसा सामने,
पहले एक हाथ लो, राइट वाला लो, राइट राइट। आप भी करो, सबको पार्टिसिपेट करना है, मतलब आपको कोई चीज़ एक्सपीरियंस होगी। अभी अपने मन में क्या हुआ, अपने मन में ये हाथ को इसकी तरफ देखना है और जितना बुरा इसको बोल सकते हो 1 मिनट तक इसको बुरा बुरा बोलना है, अपने मन में जितना बुरा बोलना है, ठीक है? ठीक है, टाइम स्टार्ट नाउ। ठीक है, स्टॉप। अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं किया गया, ठीक है। अभी दूसरा हाथ लेना है, अभी राइट था ना, अभी लेफ्ट लो। जिसने लेफ्ट लिया था वो राइट चेंज कर सकता है, सेम हैंड नहीं लेना है। अभी इसको जितना अच्छा अच्छा बोल सको उतना अच्छा अच्छा बोलो। 1 मिनट का टाइम है, स्टार्ट करो। थोड़ा पास में रखो हाथ दोनों, ऐसे नोज के सामने होना चाहिए, ऐसा नहीं इधर, ऐसा भी नहीं, आईज और नोज के सामने। ठीक है, स्टॉप करो। कुछ एक्सपीरियंस हुआ दोनों, जिसको अच्छा बोला और जिसको बुरा बोला, उसमें कोई शेयर करेगा? कुछ फर्क समझ आया दोनों, जिसको अच्छा बोला और जिस हाथ को बुरा बोला उसमें? हेलो, हाँ बोलिए। मैं थोड़ी देर बाद कॉल करूँ क्या, लेक्चर में? हाँ बताओ, क्या एक्सपीरियंस किया? ये भारी हो गया है, ये थोड़ा हाँ, आपने और किसी ने किया? जिसने यदि पूरे मन से पार्टिसिपेट किया उसको तो एक्सपीरियंस हुआ होगा। और किसी ने किया कुछ? नहीं, आपको हुआ कुछ? या तो फिर पूरे मन से पार्टिसिपेट नहीं किया, उसको अच्छा अच्छा पूरे तरीके से नहीं बोला होगा, या बुरा, या फिर हाथ को इधर रखा होगा, इधर नोज के सामने रखना, आइस को मारिए, पाम को आई कांटेक्ट में रखना है। जिस हाथ को आप पॉजिटिव बोलोगे, इसको अच्छा अच्छा बोलोगे, वो हाथ आपका हल्का रहा होगा और आपके पास आ रहा होगा, धीरे धीरे ऐसा किया होगा, ठीक है? उल्टा हो गया। क्या होगा? जिसको अच्छा बोले वो भारी पड़ा, जिसको अच्छा बोला वो भारी हो गया। आपके साथ अपोजिट हो गया है। जिस हाथ को आपने अच्छा बोला होगा वो हाथ आपका हल्का रहेगा और आपके नजदीक आते जाएगा, आपके फेस के। आपने उसमें क्या किया, पॉजिटिव वाइब्रेशन दिया, पॉजिटिव आपने उसको थर्ड बोला। और जिसको आपने नेगेटिव बोला होगा वो आपका हाथ ज़्यादा भारी हो जाएगा और हो सकता है धीरे धीरे थोड़ा दूर जाते जाएगा। इसी की जगह पे ये साइंटिफिक प्रूवन है, ऐसा कोई हम बात नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा एक और प्रैक्टिकल करते हैं हम, उसमें एक गमले को लेते हैं, 2 गमले को रखते हैं घर में, और एक गमले को हम 21 डेज या 28 डेज का ये रहता है, तो हम एक गमले को बहुत बुरा बुरा बोलते जाते हैं, एक को अच्छा बोलते हैं, और हम 28 दिन बाद देखते हैं जिसको बुरा बोला वो गमला सूख जाता है, वो फूल खराब हो जाता है पौधा, और जिसको अच्छा बोला वो अच्छा ग्रो करता है, फल फूल देता है। तो ये चीज़ें भी प्रैक्टिकल है, गूगल करोगे, स्लाइड वगैरह होगा तो मैं दिखाऊंगा।
इसके बाद एक पानी के ऊपर भी ये प्रैक्टिकल किया गया। आप 3 टप में पानी को लेकर के रखते हैं, एक पानी को अच्छा बोलते हैं, एक को बुरा, एक को बहुत बुरा। तो तीनों के जो क्रिस्टल थे जिसको आपने अच्छा बोला उसमें पॉजिटिव क्रिस्टल बने, उसमें जैसे हाइड्रोजन और इससे बना हुआ होता है हमारा ऑक्सीजन से, तो वो अच्छे उसका क्रिस्टल ज्वाइंट हुआ। जिसको बुरा बोला वो धीरे धीरे पानी खराब हो गया। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पर भी अफेक्ट करती हैं। हम अपने आप को, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हॉस्पिटल में एक बार मैं एक पेशेंट को देख रहा था। अब 2 पेशेंट थे, दोनों को मतलब जो फर्स्ट वाला है उसको डायबिटीज़ प्री स्टेज पर थी, मतलब ज़्यादा डायबिटीज़, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं था। एक दूसरा पेशेंट था उसको उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज़ थी, उसको थर्ड स्टेज की डायबिटीज़ थी। वो इंसुलिन भी लेता था, मेडिसिन भी लेता था दोनों टाइम, और एक को ना इंसुलिन चल रहा था ना मेडिसिन, प्री स्टेज पर ही आई थी। पर वो सोच सोच करके उसने मेरे को बताया है कि फिर मेरे को डायबिटीज़ हो गया, अभी आगे क्या होगा, मैं कैसे चलेगा, कब तक मेडिसिन दूंगा, इससे क्या हो जाता है, मेरे को क्या दिक्कत हो जाएगी, हाथ पैर में कुछ लग गया तो रिकवर नहीं होगा। ऐसा करके वो अपने बारे में मेरे को इतना वो बताया, मैं वहाँ सुनने ही नहीं, उसका सुनने ही नहीं हो रहा है, चलो अभी इधर। फिर एक दूसरा पेशेंट था, उसके पास गया तो उसका नेचर कैसा था, उसने थैंकफुल बोला कि यार इसके लिए कि चलो आज मैं आप लोगों के हॉस्पिटल में हूँ, मेरे को ट्रीटमेंट कर रहे हो, आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू। और जिस व्यक्ति ने इंसुलिन का आविष्कार किया, मेडिसिन का आविष्कार किया, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। और उसको जबकि स्टेज का जो डायबिटीज़ था उसका ज़्यादा था, उसने बताया कि यार डायबिटीज़ भी एक समस्या है, जैसे हमारा सेविंग करना, दाढ़ी बनाना, और यदि हम इसके ऊपर सोच सोच करके यदि इतना प्रॉब्लम लेंगे तो जो प्री स्टेज की थी कम थी, वो भी डायबिटीज़ उसको भी ज़्यादा लगने लगी। और जिसको ज़्यादा थी वो अपने उस चीज़ को सोच के हैप्पी था, तो ब्रेन ने उसको वैसा न्यूरोट्रांसमीटर दिया, वैसे उसको मैसेज दिए, हार्मोन रिलीज हुआ, तो वो पॉजिटिव में हो सकता है बाद में कन्वर्ट हो जाए। और इसका उतना नहीं था, उसने भी सोच सोच के उसको और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया और ज़्यादा खराब बना दिया। तो ये हमारे माइंडसेट पर भी डिपेंड करता है कि हम चीज़ों को लेकर किस प्रकार की सोच रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी पर भी कहीं ना कहीं अफेक्ट पड़ता है। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे थे, साइकोलॉजी हेल्प नर्स टू हेल्प बिहेव एज कॉमन मैन विद द पेशेंट टू नो व्हाट आर हिज फीलिंग और एटीट्यूड टूवर्ड लाइफ एंड डिसीज। हाँ, अभी इस पॉइंट में वही बताया जो अभी मैंने समझाया। साइकोलॉजी क्या करती है, हेल्प करती है कि वो हमारा पेशेंट को उसकी डिसीज़ को लेकर, उसकी डेली लाइफ को लेकर के किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसका माइंडसेट पॉजिटिव है या माइंडसेट नेगेटिव है। एक साइड मूवी भी है, छिछोरे करके है, उसमें देखा होगा किसी ने, तो वो सुसाइड कर लेता है उसका बेटा, आमिर सुशांत रहता है उसमें, सुशांत सिंह राजपूत, तो उसका बेटा सुसाइड कर लेता है क्योंकि वो उसके मार्क्स कम आ जाते हैं, वो फेल हो जाता है, IIT का एग्ज़ाम देता है, JEE कुछ का देता है उसमें। तो फिर वो बिल्डिंग पे ऐसे रिजल्ट देखता है, उसके मम्मी पापा टॉपर रहते हैं यूनिवर्सिटी, तो वो ऊपर से छलांग लगा देता है, कूद जाता है। जैसे उसके मम्मी पापा को पता चलता है, जल्दी से आते हैं, हॉस्पिटल में उसको एडमिट करते हैं और डॉक्टर उसको बताते हैं इसको ब्रेन में सीवियर इंजरी है, ब्रेन हेमरेज है ना, ब्लीडिंग ज़्यादा हो गया है, तो इसका और मल्टीपल इसको फ्रैक्चर्स हैं, ऑर्गन भी डैमेज, इंटरनल ब्लीडिंग है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि हो जाएगा। और बोले आपका ऐसे मैंने डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया कि ऐसे मैंने और भी केस देखे हैं जिसमें लोग रिकवर हो चुके हैं पेशेंट, पर आपका बेटा जो है बोले वो जीने ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि यार मेरे मम्मी पापा सब टॉपर है, मैं फेल हो गया, मैं कॉलेज में मेरे क्लासमेट को मेरे सब साथ वाले पास हो गए, सबने एग्जाम पास कर लिया, मैं क्या मुझे दिखाने लायक नहीं रहा, ऐसा उसने इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आ गया, नेगेटिविटी, तो वो जीने ही नहीं चाहता था। फिर उसके पापा ने उसको पूरी स्टोरी सुनाई, वो हमारी मूवी के माध्यम से बताया कि मैं भी कैसा था और मतलब एक लूजर था, और लूजर से हमने ऐसे टॉपर तक की जर्नी शुरू की, तो उसने उनका वो चीज़ें बताई। चलिए, तो प्रैक्टिकल से समझेंगे तो हम वो चीज़ें आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगी। फिर हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं। इतना समझ आ गया इसमें सबको, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, पॉइंट आपको नोट कराई दिया मैंने। खुद को अंडरस्टैंड करना है, पेशेंट को करना है, रिकॉग्नाइज करना है, कुछ भी एबनॉर्मल बिहेवियर आ रहा है उसको हम रिकॉग्नाइज करना है कि एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों हो रहा है, इसका वजह क्या है, इसको ट्रीट करना है, अंडरस्टैंड करना है पेशेंट को, दूसरे लोगों को, प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ केयर। प्रोवाइड यदि हम समझ जाएंगे तो हम उस तरीके से इफेक्टिव केयर दे सकते हैं कि हेल्प पेशेंट एडजस्ट टू द सिचुएशन, सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए पेशेंट को कौन सी हमारी सिचुएशन है। ऐसा नहीं कि जैसे भाई किसी का हॉस्पिटल में डेड हो गया
तो हम उसको ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई मुबारक हो, बधाई हो, आपके पेशेंट की डेथ हो गई है। इसी जगह किसी को लड़का या लड़की हुआ तो हम बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई हो, एक्साइटेड होकर बताएंगे कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई हो, आपके घर में लड़का या लड़की हुई है। तो एक हम कहने का तरीका, बात करने का अलग हो जाता है। तो सिचुएशन के हिसाब से हमको रिएक्ट करना। उसके बाद हेल्प टू द चेंज द इन्वायरमेंट को आपका चेंज किया, पेशेंट एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुआ है, तो उसको भी आपको थोड़ा सा एडजस्ट करने में हेल्प करना। फिर रीएडजस्ट में कोई एक फिर से वो डिसीज से अगर किसी भी चीज़ से आपने उसको ट्रीटमेंट में कुछ रीएडजस्ट कर रहे हो या उसके चेंजिंग रूम वगैरह कर रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसमें भी उसको हेल्प करना, समझना। ठीक है, आया इतना समझ क्या यूजेस है साइकोलॉजी का। इसके बाद हम देख लेते हैं बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी। अभी तो ये हमने नर्सिंग में देखा कि नर्सिंग के लिए क्या क्या होना चाहिए, पार्टिकुलर नर्स का था। अब पूरा हमारा मेडिकल हेल्थ में हम कैसे उसको अप्लाई करके कैसे इम्पोर्टेंस बना सकते हैं। बुक्स का भी मैंने फोटो भेज दिया है, हम बुक्स से ले लेते हैं, इसमें अच्छा दिया है। बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी। फर्स्ट हमारा अंडरस्टैंडिंग बिहेवियरल फैक्टर, लगभग इसमें सेम आएगा, ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा। Understanding behavioral factor. To studying the relation of contextual factor with biology. Understanding. थोड़ा सा राइटिंग मेरा स्लो है, धीरे धीरे लिखता हूँ। The relation of contextual factor with biology. फैक्टर ये विथ का सिंबल है, पूरा आपको लिखना है इसको, बायोलॉजी। ये सी के ऊपर ये डॉट है, ये विथ है, नीचे है तो विच। ठीक है, एस के ऊपर है तो विदाउट, नहीं विदाउट ये है, विथ और विच। एस के ऊपर है कि विदाउट। ठीक है, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूज होता है। हो गया ये तक विथ, सी के ऊपर है विथ बायोलॉजी। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ डिसीज। इफेक्ट ऑफ डिसीज, फोर्थ है प्रिवेंटिंग इलनेस। एग्जाम में मेरे साथ क्या होता था, क्वेश्चन तो सब आ रहे होते थे पर टाइम कम पड़ जाता था। मैं पास होने लायक ही मुश्किल से कर पाता था। एग्जाम तो चलो भाई 100 का है तो 80, 75, 90 तक आ सकते हैं, पर मुश्किल से 50 तक ही कर पाता था, टाइम और हो जाता था। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ हेल्थ पॉलिसी। क्या है मेरे को पूछना, कौन सा समझ नहीं आ रहा है। थर्ड वाला एंड वो वाला ऊपर वाला, ये विद और ये विद और ये विदाउट।
ये डॉक्टर लोग ये यूज़ करते हैं इन शॉर्ट में, तो ये आप लोगों को आना चाहिए, इसके लिए बता रहा हूँ। इतना पूरा नहीं लिखते क्योंकि टाइम कम रहता है, फटाफट कुछ भी लिख के तो जाते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ हेल्थ पॉलिसी हो गया हमारा। फिर इम्प्रूविंग नर्स डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, इम्प्रूविंग नर्स डॉक्टर्स पेशेंट्स रिलेशनशिप। नेक्स्ट हमारा इम्प्रूविंग एडेरेंस टू मेडिकल एडवाइस। मेडिकल एडवाइस, फिर 9th है मैनेजिंग टाइम। हाँ, इम्प्रूविंग एडेरेंस टू मेडिकल डिवाइस, मेडिकल डिवाइस से रिलेटेड जो भी है उनको इम्प्रूव करना। स्पेलिंग है ADHERENCE। राइट, कौन सा? अंडरस्टैंडिंग द रिलेशन ऑफ फैक्टर। उससे रिलेटेड जो भी फैक्टर्स आ रहे हैं उनको ठीक करना। द अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप ऑफ कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर, बायोलॉजी से रिलेटेड फैक्टर विद बायोलॉजी, मतलब इसके प्रासंगिक जो फैक्टर हैं से रिलेटेड, हिंदी मीनिंग उसका प्रासंगिक आ रहे हैं। ये क्या समझ सकते हो आप? प्रासंगिक मतलब उससे रिलेटेड जो फैक्टर है उनको प्रासंगिक। रिलेटेड टू या मतलब जो भी वहाँ सिचुएशन है उससे रिलेटेड उसको सॉल्व करना। ठीक है, वो आप समझ आएंगे। अंडरस्टैंडिंग द रिलेशन ऑफ कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर, मतलब इससे रिलेटेड जो फैक्टर है उनको सॉल्व करना, रिलेटेड फैक्टर को सॉल्व करना। उसके बाद कौन सा ये वाला वर्ड नहीं है ना, इसका क्या मीनिंग था? देखो कुछ चीज़ें मुझे भी नहीं पता तो मैं भी गूगल करता हूँ, आई एम नॉट परफेक्ट, है ना, तो आप भी कर सकते हैं। इसका मतलब अनुपालन करना,
अनुपालन को क्या बोलेंगे अभी? फॉलो करना, ठीक है। इम्प्रूविंग एडहेरेंस टू द मेडिकल एडवाइस, मतलब उनका पालन करना, उनको फॉलो करना, अनुपालन करना। एम डिक्शनरी करके एप्लीकेशन है, उस पर आपको इमेज के साथ भी दिखा देता है, वो चाहो तो यूज कर सकते हो, मैं भी यूज करता हूँ। हाँ, वो मेडिकल डिक्शनरी अलग से डाउनलोड करनी पड़ेगी, ये जनरल डिक्शनरी है। मेडिकल डिक्शनरी भी आती है, एप्लीकेशन बहुत है ऑनलाइन लर्निंग के लिए चाहो तो। तो अभी हम समझ लेते हैं 10-15 मिनट का और है तो नहीं जाना, जाना है। एक घंटा वेट करना पड़ता है, एक ट्रेन गई। हाँ, किस किस की ट्रेन है? सबकी ट्रेन है, ठीक है, जाओ तो फिर कल समझ लेते हैं। तो हो सकता है, नहीं तो जाओ। इवनिंग बैच में भी एक्चुअली ऐसे होता था, ट्रेन का कहीं 5 बजे था, फिर 5:30 या 6 बजे आता है, और 5 बजे था वो थोड़ा खाली जाता है ट्रेन, तो उसके बाद वाला इधर से आता है। हाँ, एक बदलापुर से जो बनता है वो खाली जाता है, तो थोड़ा सा अभी ट्रैवल में तुम लोग तो खैर लेडीज़ हो, पर जेंट्स को भी इतना प्रॉब्लम आता है। मैं तो कल टाइम तक थोड़ा मुश्किल से कभी कुछ काम रहता है तो इस आता हूँ। पहले जब न्यू थे घूमने जाते थे, अभी इतना इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा, तो कहीं नहीं जाते। तब कोविड भी चल रहा था तो ट्रेन खाली चल जाती थी, पर मेडिकल मीडिया वालों को, रेलवे वालों को ID कार्ड दिखा के टिकट दे देते थे। कौन सा? इम्प्रूविंग है ना? इम्प्रूविंग जंपिंग नहीं है, ये वाला हाँ, इम्प्रूविंग है और जंपिंग में कहेंगे। ठीक है, इनका मीनिंग समझ लेते हैं हम। रिकॉर्डिंग तो चालू है ना? हाँ, तो रिकॉर्डिंग देख लेना 10-15 मिनट का। अंडरस्टैंडिंग बिहेवियरल फैक्टर, साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ बिहेवियर, हैव टू आइडेंटिफाई बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस दैट promote health, influence the effectiveness of healthcare. It develop the ways to reduce smoking and improving daily nutrition. पेशेंट का जो भी उनका पर्सन है, उनका डेली का बिहेवियर है, उसको एनालाइज करना, उनके बिहेवियर को समझना और उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए उनको एडवाइस देना, उनको गाइडेंस देना, जैसे कि इम्प्रूविंग डेली न्यूट्रिशन और स्मोकिंग है उसको रिड्यूस करना है, तो हेल्थ टीचिंग हम उसको दे सकते हैं कि भाई कैसे करके आप थेरेपी वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं, उसकी काउंसलिंग एडवाइस कर सकते हैं, कैसे आप इसको रिड्यूस कर सकते हो, कैसे आप स्मोकिंग को कम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे स्टडिंग द रिलेशन ऑफ कॉन्टेक्चुअल फैक्टर विद बायोलॉजी। द कॉन्टेक्चुअल फैक्टर लाइक इकोनॉमिक, कल्चरल, कम्युनिटी, इसमें क्या क्या आता है हमारा? इकोनॉमिक, कल्चरल, कम्युनिटी और सोशल एंड लाइफस्टाइल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस हेल्थ, पीपल हाइट, psychological workload are prone to cardiovascular disease, for example. However, seductive advertising also contribute to psychological dependency on the tobacco. ठीक है, अच्छा पॉइंट है भी। इसमें क्या बताया गया हमारा? कॉन्टेक्चुअल प्रॉब्लम लाइक जैसे इकोनॉमिक हो गया, कल्चरल प्रॉब्लम हो गया हमारा। कोई वर्ड समझ नहीं आएगा तो पूछ लेना। हाँ, इकोनॉमिक, कल्चरल, कम्युनिटी और सोशल। कम्युनिटी लेवल पर, सोशल लेवल पर जो भी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, आज क्या हम ऐसी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहे हैं अब बहुत ज़्यादा, खासकर बॉम्बे में चलती फिरती फास्ट लाइफ है, फटाक से मुँह धोया उठे, फास्ट फूड, जंक फूड वगैरह, बड़ा पाव वगैरह खाया और निकल गए। खाना भी फटाफट खाते हैं, नहीं जल्दी से खाना खा के ख़त्म करना है, उसको भी सुबह से नहीं खा पा रहे हैं। आज ये कंडीशन आ गया है। 10 बजे घर आते हैं, थोड़ा बहुत मोबाइल यूज़ किया, रील देखा, सो गए, अपने आप को समय भी नहीं दे पाते। तो हमारा हेल्थ जो है, लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि भाई जंक फूड ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं और एडवर्टाइजिंग कुछ ऐसी आती है। कल मैंने ऐड के बारे में बताया था कि हमको एक एडिक्टिव करती है, हमको अट्रैक्टिव ऐड देते हैं ताकि और उसमें ऐसे केमिकल यूज किए जाते हैं कि उससे एडिक्टिव हो जाए, जिसको जाना जा सकते हो, तो हम उससे एडिक्टिव हो जाए, राइट। तो केमिकल यूज़ करते हैं उससे हम, जैसे तंबाकू है तो तंबाकू हम एक बार उससे एडिक्टिव हो गया, फिर वो हम उस चीज़ को बार बार यूज़ करते हैं,
कभी भी देखा होगा कुछ भी हम प्रोडक्ट लेते हैं, जो हम कम पैसों का प्रोडक्ट लेते हैं ना, उसमें ज़्यादा आता है। जैसे एक शैम्पू का एग्जाम्पल ले लो, आप लोग यूज़ करते होंगे हेड एंड शोल्डर, जो 2 रुपये का आता है उसमें आपको 2 ml के आसपास आ जाता है, और उसी की जगह आप ज़्यादा 50 का या 40 रुपये का लोगे और उससे आप मल्टीप्लाई करोगे, आपने जो 2 रुपये का लिया था, जो आपने 50 का लिया है, तो उसमें जो 50 का लिया उसमें आपको कम आएगा। कभी भी ये चीज़ देखना, क्योंकि उसमें उसका पैकेजिंग का और वो सब चार्ज वगैरह इंक्लूड कर देते हैं। तो पहले क्या होता है, जैसे कि एक कहानी से समझते हैं, जैसे कि भाई आपको कबूतर को पकड़ना है, तो पहले आपको उसको दाना डालना पड़ता है ना। तो ऐसे ही क्या करते हैं ये लोग हमारे माइंड के साथ साइकोलॉजी से खेलते हैं, पहले हमको वो चीज़ें भी एडिक्टिव करते हैं, ऐसे हम उसकी लत लग जाती है, फिर वो हमको सेल करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे करके पैकेजिंग और मार्केटिंग डिजाइनिंग उसमें अच्छी की जाती है। फिर आता है हमारा, और सेलिब्रिटी से अच्छा ऐड करवाते हैं। तो ज़्यादातर जैसे भी एक और ऐड आ रहा है हमारा स्टिंग का, और एक और कौन सा है, एनर्जी ड्रिंक आती है, कोई स्टिंग आती है, एक और वो बोतल में आती है रेड कलर की, रेड बुल और एक स्टिंग। तो ये क्या करती है, जनरली एडल्ट को, युवा को यूथ को टारगेट करते हैं, और उनकी ऐड भी इसी तरीके से बनाई जाती है कि जो यूथ है वो इनको यूज़ करे, और एक बार एडिक्टिव हो गए तो फिर वो बार बार उनको सेल करते हैं। इनमें एनर्जी कैप्सूल वगैरह आ जाता है, जिससे हमको इंस्टेंट एनर्जी तो मिल जाती है, पर वो बाद में हमको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डायबिटीज़, हार्ट डिसीज वगैरह कॉज करती है। जैसे हम कॉफ़ी भी लेते हैं, उसमें भी कैफीन होता है, टी लेते हैं, चाय पत्ती में हमारा कैफीन होता है, तंबाकू में निकोटीन होता है। तो ये हमको हैबिट बन जाती है इसकी। फिर इफेक्ट ऑफ डिसीज, इट इन्वेस्टिगेट हाउ डिसीज इफेक्ट इंडिविजुअल साइकोलॉजी वेलबींग एंड इंडिविजुअल हु बिकम सीरियसली इल और इंजर्ड फेसेस मैनी डिफरेंट practical stressor. The stressor include problem meeting medical and other bills, problem obtaining proper care when home away from the hospital, obstacles to caring for dependent, having one sense to self reliance, compromised, gaining a new unwanted identity as a sick person, or so on. डिसीज का हमारी ह्यूमन बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में हम देखते हैं। कई बार क्या होता है, पेशेंट ज़्यादा एंजाइटी, ज़्यादा डिप्रेशन में डिसीज को लेकर के अपना आ जाता है। दूसरा, उसको मेडिकल बिल भी ऑलरेडी बढ़ रहा होता है, और मेडिकल प्रॉब्लम हो रही तो उसके रिलेटिव भी परेशान, वो भी परेशान। इसकी वजह से क्या, उसका मेंटली वो कितना उस चीज़ से सफ़र कर रहा है उसके बारे में हम इसमें समझते हैं। इफेक्ट ऑफ डिसीज का हमारी लाइफ स्टाइल पर क्या अफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा प्रिवेंटिंग इलनेस। प्रिवेंटिंग इलनेस में हम साइकोलॉजी के माध्यम से उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। हेल्थ साइकोलॉजिस्ट वर्क टुवर्ड प्रमोटिंग हेल्थ थ्रू बिहेवियरल चेंज इन द अटेम्प्ट टू प्रिवेंट इलनेस, से स्ट्रेस रिडक्शन इंटरवेंशन at the workplace can be effective. It aims to educating doctor, nurse in communicating effectively with patient in ways that overcome understanding. इसमें क्या होता है, प्रिवेंटिंग, हम इलनेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, उनको हेल्थ एजुकेशन वगैरह दे सकते हैं, पेशेंट को अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं। कहते हैं भाई कोई डॉक्टर का अच्छा पोलाइट बिहेवियर रहता है तो आधा पेशेंट तो वैसे ही ठीक हो जाता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमसे अच्छे से बातचीत करें, अच्छे से हमारा चेकअप करें, तो हम सोचते हैं कि अरे डॉक्टर अच्छा है, भले ही उसको मेडिकल नॉलेज उतना नहीं होगा, है ना। गांव में ऐसा होता है, गांव में नहीं, ज़्यादातर सब लोगों की ऐसी मेंटेलिटी होती है कि डॉक्टर ने आपसे अच्छे से बातचीत की, आपसे पूछा, सब चीज़ आपको पूरा डिटेल दिया, हिस्ट्री आपका पूरा लिया, स्टेथोस्कोप से चेकअप किया, थर्मोमीटर से किया, पल्स ऑक्सीमीटर लगाया, तो आपको लगता है डॉक्टर ने अच्छे से चेकअप किया, अच्छे से हमारे साथ बात की, तो हम 50% तो वैसे ठीक हो जाते हैं। और वो गोलियाँ दे देता है, थोड़ा हमारा जो हमको लगता है कि साइकोलॉजिकली भाई डॉक्टर ने मेडिसिन दे दिया है तो हम ठीक हो जाते हैं, भले ही वो मेडिसिन नॉर्मली उसने उठा करके कोई सा भी दे दिया हो, ऐसा जनरली होता है, प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं इसको। तो हम ठीक हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं। अब जैसे मैं ही हूँ, तो मेरे को पता है कि भाई मेरे घर में जैसे मम्मी को हेडेक हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, या जॉइंट पेन हो रहा है, मुझे पता है टैबलेट लेना है, पर घर की मुर्गी दाल बराबर। तो मैं मम्मी को बोलता हूँ मम्मी ये टैबलेट ले लो, तो वो नहीं लेंगी।
उनको डॉक्टर को ही दिखाना है, डॉक्टर के पास ही जाएंगे। और वो ऐसे नहीं जाएंगे, वो भी हम जबरदस्ती उनको लेके जाएंगे, मम्मी अभी तो चलो डॉक्टर के पास दिखाओ, तो वो टालते रहते हैं, यार कुछ नहीं थोड़ा बहुत होता रहता है। तो अपन उनको लेके जाएंगे तब जाएंगे वो। और अपन उनको बोलेंगे कि ये टैबलेट ले लो, तो उतना उसको लाइटली लेंगे, उसको लेंगे नहीं। टैबलेट ला के भी दे दो, एक दो दिन खाएंगे और वो रखी रहेगी। पर डॉक्टर के पास जहाँ पैसा खर्च करेंगी और अच्छे से देखेंगे, लगेगा कि हाँ यार अच्छे डॉक्टर के पास, बड़े हॉस्पिटल में, तब वो चीज़ें लेते हैं। तो ऐसा होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा प्रिवेंटिंग इलनेस हो गया, हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अच्छे तरीके से इफेक्टिव कम्युनिकेशन करके, पेशेंट को हेल्थ के बारे में गाइडेंस दे के, नॉलेज दे करके। फिर आता है हमारा क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ हेल्थ पॉलिसी। इट एक्सप्लोर हाउ हेल्थ पॉलिसी कैन इन्फ्लुएंस यूटिलिटीज, inequalities and social injustice. It expands the scope of health psychology beyond the level of individual health to the examination of social and economical determinant of health both within the between region and nation. ये ऑन कर लो, एक तो कुछ गर्मी हो रही है, फैन ऑन कर लो या फिर एसी ऑन कर लो। हेल्थ पॉलिसीज़ में क्या होता है, कुछ हमारी हेल्थ पॉलिसी है, हॉस्पिटल की हमारी पॉलिसीज़ होती हैं कि आप हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हो तो आपको ये चीज़ें लेनी पड़ेगी, हमारी मेडिकल से आपको दवा लेनी पड़ेगी, या डॉक्टर आएंगे तो उसका इतना चार्ज लगेगा। तो ये सारी चीज़ें पॉलिसी रहती है, आप बाहर से नहीं कर सकते हो। खाना कुछ कैंटीन रहती है, भाई खाना भी इधर से आएगा, ड्रेस यूनिफॉर्म जो भी है। स्कूल में जाते हैं, स्कूल वाले पहले ही समझा देते हैं भाई यूनिफॉर्म का हमारी इधर से रहेगी, मोटे जूते जो भी टोटल चीज़ें, बैग रहेगा, बस का वो हमारे पास से रहेगी खाने का। तो ये क्या करते हैं, ऐसी पॉलिसी होती है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे उस चीज़ को, हमारी क्वालिटी ऑफ सर्विस को, इक्वलिटी को अफेक्ट करती है। तो इसको भी हम साइकोलॉजी की हेल्प से पेशेंट की जो लेवल है उसका, केयर का जितना उसका फाइनेंशियल है उसके हिसाब से हम प्रोवाइड करें, तो उसको समझ कर भी करेंगे तो वो ईजिली हो जाएगा। तो इसमें हम ये हेल्थ पॉलिसी को एनालाइज करते हैं। फिर आ जाता है हमारे इम्प्रूविंग नर्स डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। अब इसमें हमारा डॉक्टर के साथ, नर्स के साथ, पेशेंट के साथ हमारा कैसे रिलेशन है उसको हम इम्प्रूव करना, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत तो 19-20 होता है, पर हमारा नर्सिंग का क्वालिटी भाई एडजस्टमेंट करने का, कोऑपरेट करने का, तो कुछ चीज़ें हमको देखना होता है। जैसे कभी हम ड्यूटी से जा रहे हैं और जाते समय कोई इमरजेंसी केस आ गया, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते मेरा ड्यूटी खत्म हो गया, मेरा टाइम खत्म, मैं भी जा रही हूँ। आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए पेशेंट को सर्व करना, पेशेंट को देखना। तो आप प्लीज़ 30 मिनट आधा घंटा लेट हो जाए, पर अपना जो काम है वो आप वहाँ पर करोगे। जैसे एग्जांपल, एक पेशेंट नॉर्मल आया तो कोई बात नहीं, पर 2-3 पेशेंट आ गए और एक सिस्टर अकेली है, क्रिटिकल आ गए, तो आपका वहाँ पर एक राइट्स होता है कि आपको वहाँ पर उठना चाहिए। पर कुछ स्टाफ ऐसा होता है कि भाई हमारा टाइम हो गया, हमको चले बेंच आउट किया और निकल गए। कभी कभी स्टाफ नहीं है, कोई छुट्टी पर है, तो हमको डबल भी करना पड़ता है, नाइट भी करना पड़ता है, एडजस्ट भी करना पड़ता है उसमें। फिर नेक्स्ट आता है हमारे इम्प्रूविंग एडहेरेंस टू द मेडिकल एडवाइस, गेटिंग पीपल टू फॉलो मेडिकल एडवाइस एंड एडहेयर टू देयर ट्रीटमेंट रेजिमेंस इज ए डिफिकल्ट टास्क. People often forget to take their pills or inhibited by the side effect of their medication. Failing to take the prescribed medication to it costly and waste millions of usable medication that could not otherwise help other people. Therefore, the adherence to can be improved. Tailoring treatment program to individual daily life. However, the adherence rate are difficult to measure. Improving, इसमें क्या होता है, कुछ चीज़ हमने ऐसे मेडिसिन वगैरह तो ले लिए हमने, और डॉक्टर से हम पूछा नहीं प्रॉपर तरीके से कब लेना है, कैसा क्या लेना है, और मेडिसिन ज़्यादा कॉस्टली मेडिसिन ले लिया कई बार। तो जो जिनके पास अफोर्डेबल है वो पेशेंट ने तो ले लिया और घर जाके वो मेडिसिन पड़ा है उसको यूज़ भी नहीं किया, और जिस चीज़ को मतलब किसी व्यक्ति को, पर्सन को ज़रूरत थी, तो हो सकता है उसकी जगह वो ले लेता हो, तो वो इम्प्रूव कर पाता, वो चीज़ों को ले लेता। तो इस चीज़ को भी हमको ध्यान में रखना होता है, प्रॉपर तरीके से टाइम टू टाइम मेडिसिन वगैरह लेना, उनको टीचिंग देना, उनको समझाना कि ये मेडिसिन आपको खाने से पहले लेना है, खाने के बाद लेना है, दिन में 2 बार लेना है, 3 बार
वो सारी चीज़ें उनको बता देना प्रॉपर तरीके से, ताकि वो चीज़ें लेते रहें। फिर आता है मैनेजिंग पेन, पेन को मैनेज कैसे करना है। It attempt to find treatment to reduce the eliminate pain as well as understand pain anomalies such as analgesia, neuralgia, and phantom limb pain. The treatment of pain involving patient administer analgesia, acupuncture, example in osteoarthritis, biofeedback and cognitive behavior therapy. इसमें 2-3 वर्ड सुनाए हैं, उनका मीनिंग लिख लो। एनोमलीज मतलब कि जो कंजेनाइटल बाय बर्थ से जो डिफॉर्मिटी होती है हमारी बॉडी में, उसको बोलते हैं एनोमलीज या कंजेनाइटल डिसीज। कंजेनाइटल मतलब बाय बर्थ से, एनोमलीज मतलब कुछ भी उसको डिफॉर्मिटी है, ठीक है, उस चीज़ के बारे में बोलते हैं बाय बर्थ। मतलब कि जब डेवलप हो रहा होता है एम्ब्रायो यूट्रस में, तभी से ये प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। उसके बाद आता है एनेंजिया और न्यूरोलजिया। न्यूरोलजी मतलब नर्व पेन, पेन ऑफ नर्व। नर्व में जो पेन होता है वो न्यूरोलजी है। उसके बाद एक पेन आता है हमारा फैंटम लिम्ब पेन। फैंटम लिम्ब पेन ये क्या होता है इसमें, जैसे कि कोई पेशेंट है, उसका एम्पुटेशन करके उसको गैंग्रीन हो गया था, पैर उसका मान लो सड़ गया था डायबिटीज से, कोई भी डिसीज की वजह से, तो वो हम कट करके एम्पुटेशन करके उसको हटा देते हैं उतना, तो उसको उस चीज़ को लेकर के वो उसको दर्द जो होता है कि यार मेरा पैर होता तो कितना अच्छा होता, मैं अच्छे से चल पाता, तो वो उस चीज़ को सोच सोच करके वो जो दर्द होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फैंटम पेन। ठीक है, हाँ नर्व पेन और ठीक है। तो फैंटम पेन में क्या होता है, जैसे आपका पैर का एम्पुटेशन किया, लेग का आपको एम्पुटेशन किया, तो वो चीज़ आपके पास थी पर वो आपके पास अब नहीं है, पर आप उसी को सोच सोच करके बाद में दुखी हो रहे हैं कि यार पैर में दर्द में कितना अच्छा होता है, दौड़ पाता है, चल पाता। ये इसको क्या बोलते हैं, फैंटम पेन। उसका आता है हमारा नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट पेन इन्वॉल्विंग पेशेंट एडमिनिस्ट्रेशन। एनाल्जेसिया मतलब जो एनाल्जेसिक पेनकिलर मेडिसिन होती है। न्यूरोलजिया मतलब जिया जिधर भी आ रहा है पेन रिलीफ करने के लिए, वो उसको टाइटल सफिक्स में, प्रीफिक्स में जो आ रहा है सफिक्स में। कौन सा न्यूरोलजिया लिखा है मैंने, मतलब मायो मतलब रेफर टू मसल्स, ठीक है, मसल्स को हम बोलते हैं मायो, और जीआरएस मतलब जो मसल्स पेन में है उसको हम क्या बोलते हैं, मसल्स पेन। मायोलजिया मतलब मसल्स पेन, पेन इन द मसल्स। कॉग्निटिव और बिहेवियर थेरेपी, कुछ बिहेवियरल थेरेपी देके उससे अच्छे से बातचीत करके भी हम उसके माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम कोई पर्सन है उसके पास कोई मिलने नहीं जा रहा, कोई इससे बातचीत नहीं कर रहा, तो वो नेगेटिव कोई भी चीज़ें सोच रहा है, इसकी जगह वो कोई चीज़ में इंगेज है। जैसे मेरे इधर फिंगर में कुछ चुभ गया, पिन इधर थोड़ा सा भी कट गया, और मैं उसको लेकर के सोचता रहूँगा, उस पर देखता रहूँगा, उधर ही बार बार हट जाएगा, तो मैं
ज़्यादा वो चीज़ होगी। पर यदि मैं मेरे काम से लग जाऊँगा, लेक्चर देता रहूँगा या कोई और काम को करता रहूँगा तो इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं जाएगा, है ना। तो वो पेन गायब हो जाएगा उस टाइम के लिए। पेन है तो पर हमने दूसरी जगह मारेंगे, शिफ्ट कर दिया वहाँ से ध्यान, तो वो इतना नहीं रहता है। तो इसको भी हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं बिहेवियरल थेरेपी के अंदर। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। आया समझ लेक्चर?